मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बच्चों, हम लोग ने पिछली बार पढ़ा था कि समस्याएं, हमारे सामूहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं है ना बेटा, और उन समस्याओं का अगर हल ना किया जाए तो वो समस्याएं क्या होती है, बढ़ते बढ़ते विकराल रूप ले लेती है और जिससे हमारा सामूहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इन समस्याओं पे ध्यान देना ही बहुत जरूरी है। अब ये चाहे गांव का हो या शहर की समस्या हो, इस समस्या का समाधान ही करना हमें चाहिए। अगर ये समस्याओं पे ध्यान न दिया जाए तो ये विकराल रूप ले लेती हैं। अब गांव या शहर की जो समस्या होती है इसको हम कहते हैं सार्वजनिक समस्या, जाने बेटा। तो इस पार्ट में हमने पिछली बार पढ़ा था कि हमारी सार्वजनिक समस्या क्या है, हमारे विवाद क्या है, और दो गांवों के बारे में, महाराष्ट्र राज्य के दो जिलों के बारे में हमने देखा था। आज उसी का थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसके आगे फिर हम संतों के कार्य और यहाँ पे शांति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं फिर हम शुरू करें। हाँ बेटा, तो देखिए हम लोग ने परिसर अध्ययन का भाग 1 पढ़ रहे हैं, उसमें 7वां पार्ट, उसमें समस्याओं के बारे में पढ़े थे। आज इसका भाग 2 पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसके बारे में। यानी ये सार्वजनिक समस्या हमने देखे थे कि पानी की पीने की समस्या है, तो कहीं पे कचरा है, तो कहीं पे भीड़ बहुत सारी है, अस्पताल की समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान हम अपने से ही कर सकते हैं। कूड़ा कचरा एक जगह डाले, देखते हम रास्ते पे चारों तरफ कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है, और इन कूड़ा कचराओं के कारण क्या होती है, गंदगी फैलती है, तमाम प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। हमारे देखिए महाराष्ट्र शासन ने प्लास्टिक बंदी लगा दी, क्योंकि प्लास्टिक न तो सड़ता है न तो गलता, और इससे क्या होती है, जमीन के नीचे पड़ा रहता है, ये सैकड़ों साल पड़े रह जाता है। इससे तमाम प्रकार की हमारी क्या होती है, जमीन बंजर होते जाती है। तो ये सब का समाधान के लिए हमें देखिए यहाँ पे इस समस्या का निवारण यही है कि इसको हम अलग अलग करें, सूखा कचरा अलग करे और गीला कचरा अलग। सूखा कचरा क्या होता है, रिसाइकल होके नई चीजें बन जाती हैं, और गीला कचरा से खाद बनाई जाती है, खाद जो खेतों के लिए काम आ जाती है। तो इस प्रकार से इस समस्या का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। तीसरा चीज है बेटा, पानी की समस्या। आप लोग गांव में गए होगे तो देखे होगे कि खेती होती है वहां पे, गांव में देखे हो ना आप लोग, गांव में जाते हो कि नहीं आप लोग? सर देखे। हाँ, तो गांव में देखो ये पंपू सेट चलते रहती है, पानी जाता है नाली के द्वारा, खेत में पानी जाते रहता है। अब ये क्या होता है, नाली द्वारा पानी, खेत हमारा दूर रहता है, नाली से जा रहा है पानी, तो ये पानी नाली में, कहीं नाली फूट गई तो पानी बर्बाद होता है। तो इस प्रकार से पानी की बर्बादी न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टपन पद्धति है और फवारा पद्धति, इसका उपयोग करेंगे तो पानी की बचत होगी बच्चा। ये क्या होता है, टपन पद्धति में तो पेड़ पौधों के पास में एक पाइप ले जाते हैं और वहां पे छोड़ देते हैं, तो उनकी जड़ों पे पानी पड़ता है। दूसरा फवारा पद्धति, आप लोग यहाँ देखे होंगे चौक पे भी ऐसे फवारा बने रहते हैं, ऐसे ही खेतों में भी फवारा पद्धति। महाराष्ट्र में अधिकतर फवारा पद्धति का ही उपयोग किया जाता है बेटा। देखे हो आप लोग, ट्रेन से जाते हुए देखे होगे, देखते हो ना? हाँ सर देखते। हाँ बेटा, तो ऐसे ही इसका है। दूसरा चीज हम लोग ने देखा था, आपसी विवाद। विवाद तो सब जगह होता है, गली में हो, अपने चाली में हो, या कहीं पे भी आप जाते हो तो विवाद होता है। हर राज्यों का, हर प्रांत का है, यहाँ तक कि अब हर देश। आप लोग चीन का नाम सुने हो ना, देखते हो पेंगोंग झील के पास लड़ाई चल रही है, इसके बाद वो फिंगर प्रिंट 3-4 के पास लड़ाई चल रही है, सुने हो कि नहीं आप लोग? ऐसे ही ये विवाद है बेटा, हमारे गांव में हो या शहर में हो, ये विवाद
बढ़ते ही जाता विकराल रूप। अगर इसे हम अच्छी तरह से समझाए नहीं तो गांव में क्या हो जाती है, एकता नहीं रह पाती। आपसी विवाद से गांव या शहर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और इसमें क्या होता है, कोई प्रगति नहीं कर पाता। विभिन्न प्रकार की बाधाएं आते रहती हैं। इन विपदा से इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, गांव में रहता है तो पंचायत आती है। ये आप लोग पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पंचायत में ये दोनों पक्षों को बुला के आपस में सुलह कर देते हैं। और शहरों में थाने में चले जाते हैं, नहीं तो वहां की चाल कमेटियां रहती हैं, वो आपस में इस समस्या का समाधान कर देती है। तो इस प्रकार से इनका समाधान हो जाता है। अगर यही झगड़ा नहीं समझा तो ये विकराल रूप ले लेता है और अंत में इसका निवारण कहाँ होता है, कोर्ट में होता है, जहाँ पे जज करता है। तो बच्चों आप लोग जानते हो अपने महाराष्ट्र राज्य में 2007 में महात्मा गांधी विवाद मुक्त ग्राम योजना लागू की गई थी। कभी की गई थी याद है? 2007 में। इसमें क्या था कि गांव का जो विवाद है गांव में ही हल किया जाए। गांव वाले इसमें चर्चा तथा सामंजस्य द्वारा इसको हल करे, आपस में एक दूसरे से बात करे किसी प्रकार का, क्योंकि गांव की एकता अगर बिगड़ गई तो उसमें बहुत सारे परेशानी आ जाती। तो इस पद्धति से विवाद की समस्याएं हल करके गांव में एकता बनाए रखना ही बहुत बड़ा इसका कार्य था। और गांव की जो आपस में ये सुलझ जाता था मामला, तो उसको उन लोग प्रमाण पत्र देते थे कि वहां पे खुशी खुशी आपस में रहे। हमारे महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण भाग में 2 जिले ऐसे हैं, एक गोंदिया दूसरा लातूर, जो आपस में ही जो झगड़े रहते विवाद रहते हैं ग्रामीण भागों में सुलझा लेते हैं, तो उनको शांति पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद बच्चे देखो समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उनका निवारण भी हमें ही करना है। और वो निवारण कैसे होगा, आपसी सहयोग, लगन, श्रमदान द्वारा ही कर सकते। ऐसा ही हमारे सामने देखो 2 उदाहरण आए हैं। एक है हिरवे बाजार, अहमदनगर जिले का, देख रहे हो चित्र आप लोग, हिरवे बाजार अहमदनगर जिला का है ये। यहाँ पे बेटा पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। ये गांव के लोग क्या हो गए, पानी के कारण बेरोजगार हो गए और गांव से पलायन करने लगे, यानी गांव छोड़ के जाने लगे। तो 1989 में इस गांव के कुछ नवयुवक आगे आए और उन्होंने इस गांव को सुधारने का बेटा बीड़ा उठाया। और उन्होंने अपनों में से ही एक पोपट राव पवार करके थे, उनको उन्होंने सरपंच बनाया और कहा कि ये गांव को हमें क्या करना, हरित गांव बनाना है। इस गांव में ये जो पानी की समस्या है इसको हमें समाधान करना है। तो किसी चीज को समाधान करने के लिए उसकी क्या परेशानियां, पहले उसका अवलोकन किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी का ही है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी 7 सूत्री एजेंडा तैयार किया। ये जो पोपटराव पवार थे यहाँ के सरपंच, उन्होंने 7 सूत्री एजेंडा तैयार किया। सबसे पहला उन्होंने कहा कि भाई ये गांव में एक भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे, पेड़ की कटाई रोक दिया जाए। दूसरा परिवार नियोजन बोले उन्होंने। तीसरा बोले गांव में नशाबंदी रहेगी, भाई किसी प्रकार की ये सब नशा नहीं किया जाएगा। चौथा ग्राम के सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, दान करेंगे। और 5वां सबसे बड़ी चीज थी लोटाबंदी, यानी खुले में शौच करना। ये सब चीजें नहीं होगी। छठा हर घर में शौचालय बनेगा। और 7वां इनका था भूजल प्रबंधन, यानी पानी की बचत किस प्रकार से की जाए। उन्होंने क्या किया बेटा कि गांव और उसके आसपास में जल के पानी को किस प्रकार से बचाया जाए, इसके लिए जगह जगह पे वाटर शेड बनवाए और कुएं खुदवाए। तो क्या हुआ कि बरसात का पानी जब बारिश हुई तो वो पानी वाटर शेड में जमा हुआ, कुएं में जमा हुआ, और इससे क्या हुआ, गांव का जल स्तर जो पानी का था वो बढ़ गया। इन्होंने एक और नियम बनाया कि अगर गांव में 300 मिलीमीटर से कम बारिश होगी तो यहाँ पे खरीफ की फसल यानी गन्ने और केले ये सब की फसल नहीं लगेगी। ये गांव में ये 2 फसलें, क्योंकि इन्हें ज्यादा पानी लगता है, तो ये फसलें नहीं लगेंगी। और बाकी की फसलें जैसे बाजरा, ज्वार है, ये सब की खेती कर सकते हो। तो इस प्रकार से उस गांव में जहाँ पे कुछ नहीं था, सब लोग पलायन कर रहे थे, आज वो गांव
बहुत ही समृद्ध हो गया बेटा। और वहां पे सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में आज कृषि का स्कूल खुल गया, डेयरी खुल गई, वहां के लोग नौकरी करने लगे। तो इस प्रकार से लोगों के सहभाग से, सामूहिक श्रमदान से आज क्या हो गया, जल संसाधन का काम होने के कारण हिरवे गांव पंचायत को 2009 में वसंतराव नाइक पुरस्कार मिला। तो जो गांव बेटा 2 दशक तक 20 बरस तक सूखे की मार झेल रहा था, आज वो हिरवे गांव में कोई भी गरीब नहीं रह गया, सभी लोग समृद्ध हो गए बेटा। देखिए यहाँ पे पानी का, यहाँ पे पहले 94 सिर्फ कुएं थे, लेकिन इन्होंने पोपटराव पवार ने आज उसको 217 तक कुएं तक पहुंचा दिया। तो ये क्या होता है कि बरसात का पानी इन कुओं में जमा होता है तो जमीन के नीचे का जल स्तर बड़ा होते चले जाता है। ऐसे ही खुदावाड़ी गांव है उस्मानाबाद में बेटा। उस्मानाबाद में क्या था, जगह जगह यहाँ वहाँ गंदगी फैली रहती थी, कोई ध्यान न देने वाला। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के नागरिकों ने कि भाई हमें अपना स्वास्थ्य, कहीं पे भी गंदगी रहेगी तो वहाँ पे आपका स्वास्थ्य खराब होगा ही। उस स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपस में एकजुट हुए गांव के नागरिकों ने और कहा कि भाई ये गंदगी से हमें निजात पाना है। और उन्होंने क्या किया, स्वच्छता के बारे में बीड़ा उठाया उस गांव के लोगों ने। और वहां के गांव के नागरिकों ने क्या किया कि जो रास्ते पे कचरे फेंके जाते थे उन कचरों को एक जगह फेंकने की व्यवस्था की और जगह जगह सफाई की, श्रमदान किए। और इससे उन्होंने क्या किया, भाई कचरे का तो निवारण हो गया, लेकिन ये धोवन जल जो घर के से हमारे पानी निकलता उसका क्या किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने बाहर बोर बनाया और उसके अंदर पानी एक जगह पे खड्डे में जमा करने लगे। उससे क्या हुआ कि पानी वहां नहीं फैला और उससे कीटाणु नहीं पैदा हुए। तो इस प्रकार से इन लोगों ने गांव को, अपने महाराष्ट्र जिले में ये 2 गांव थे, एक पहला था कौन सा अपना अहमदनगर का हिरवे बाजार और दूसरा उस्मानाबाद का खुदावाड़ी। तो ये 2 गांव बच्चे पानी और स्वच्छता के कारण ही आज यहाँ महाराष्ट्र में उदाहरण के रूप में दिखाए जाते हैं। ऐसे ही हमारा महाराष्ट्र जो है ये संतों की भूमि कही जाती है। यहाँ पे बहुत से संत हुए, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव, एकनाथ, रोहिदास बाबा और जो संत गाड़गे बाबा, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज। ये लोग क्या हुआ कि यहाँ पे जो अशिक्षा फैली थी, जो लोगों में जातिवाद की भावना फैली हुई थी, इन सब से अलग उठ के समाज को जागृत करने का कार्य किया ना। ये लोगों ने कुछ अलग नहीं, सिर्फ भजन कीर्तन के द्वारा ही ये सब करना शुरू किया। तो यहाँ पे हम आज 2 महाराष्ट्र के 2 संतों के बारे में पढ़ेंगे। देख रहे हो बच्चे 2 संतों को, दिख रहा आप लोग को? हाँ सुन रहा है। हाँ, संत गाडगे बाबा और राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज, ये 2 संतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला देखिए संत गाडगे बाबा। संत गाडगे बाबा जो थे, इनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के, ये दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। हाँ, ये अमरावती जिले में है, अंजनगांव, सेणगांव। कहाँ पे है ये? कहाँ पे? अमरावती जिले में। अमरावती जिले में अंजनगांव, सेणगांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन में इनका नाम डेबूजी झिंगाजी जानोरकर था, लेकिन क्या हुआ कि इन्हें सब लोग गाडगे बाबा क्यों कहने लगे, इसके बारे में भी बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या थे, गाडगे बाबा बचपन में इनके पिताजी का देहांत हो गया बेटा। तो पिताजी का देहांत होने के कारण ये कहाँ चले गए, नाना के यहाँ चले गए और वहां पे गाय चराना, खेती का काम करने लगे। अब इसी बीच उन्होंने जीवन को अपने एकदम नजदीक से देखा ना, चारों तरफ अंधविश्वास है, बाय आडंबर है, रूढ़िवादी समाज है, यहाँ पे तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं। तो ये सबसे समाज को बहुत हानि हो रही थी बेटा। इसके लिए संत गाडगे बाबा ने क्या किया,
कि लोगों को जागृत करने का काम किया। इनका देख रहे हो, इनका चेहरा देख, कपड़े का पहनावा देख रहे हो, इनके पास सिर्फ एक लकड़ी थी, फटी पुरानी चादर थी, मिट्टी का एक बर्तन जिसको खाने पीने के लिए उपयोग में लाते थे, और कीर्तन करने के लिए डफली। सिर्फ इनका यही पोशाक और यही इनका गहने थे। ये महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न जगहों में जाते थे, तो इन्हें अब इनका नाम न जानने के कारण हम लोग जैसे चूड़ी वाला आता है तो उसको बोलते ना चूड़ी वाला, इसके नाम से पुकारते हैं क्या? नहीं, है ना। जिसके पास जाए तो ऐसे ये बाबा थे, तो इनको कोई बर्तन वाला बाबा, मिट्टी के बर्तन वाला बाबा कहता था, तो कोई कहता चिथड़े गोदड़े वाला बाबा है। ऐसे कि ये फटे पुराने कपड़े पहने रहते थे, इसके लिए इनको इस नाम से पुकारा जाता था। संत गाडगे बाबा यहाँ महाराष्ट्र के कोने कोने में गए, वहां पे उन्होंने गौशालाएं खोली, विद्यालय खोला, अस्पताल खोला, लेकिन अपने लिए इन्होंने एक कुटिया भी नहीं बना पाई। जाने बेटा, ये कभी धर्मशाला के बरामदे में रहते थे, तो कभी आसपास के वृक्षों के नीचे रहते थे। तो संत गाडगे बाबा लोगों को सिर्फ कीर्तन के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताते थे। कैसे बताते थे? कीर्तन से। अपनी वो डफली बजाते थे, कीर्तन करते थे, और क्या बताते थे? स्वच्छता के बारे में। किसके बारे में बताते थे बेटा? स्वच्छता के बारे में। कैसे बताते थे स्वच्छता के बारे में? कीर्तन बजा के। हाँ, कीर्तन में डफली बजा के वो बताते थे। तो इस प्रकार से ये बाबा का जीवन का एक ही उद्देश्य था कि लोगों की सेवा करना। क्या इनकी थी एक ही बात? लोगों की सेवा करना। दीन दुखी हैं, जो अपेक्षित हैं, भूखे हैं, उनको भोजन दो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, अनपढ़ को शिक्षा दो, बेकार को कोई काम नहीं कर रहा है, निराश हो गया तो उसको ढाढ़स दो, और जो जानवर हैं, मुख जानवर बोलते हैं क्या? नहीं, तो उन्हें मारो पीटो मत, उनकी अभय प्रदान करो। यही आप कर लिए इतना काम, तो आपने भगवान की सच्ची सेवा कर ली। देखिए, इन्होंने स्वच्छता स्वयं शुरुआत किया था, और एक कीर्तन के माध्यम से ये सबको जागृत करते थे। ये कहते थे कि कोई इसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है, सभी आपस में एक समान है ना बेटा। और कोई भी काम इस स्वच्छता करने के लिए सबसे पहले अपना बैठ जाते थे बाबा जी, और इनको किसी भी प्रकार का कोई भी किसी से वो शिकायत नहीं रहती थी कि भाई आप क्यों नहीं स्वच्छता कर रहे हो, आपसे क्या है। इनका ये ऐसा कोई मकसद नहीं रहता था। संत गाडगे बाबा लोगों को देखो एक ही बात अच्छे से समझाते थे कि स्वच्छता, शिक्षा और स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। हमें आगे बढ़ना है तो ये तीन चीजें हमारे पास होना बहुत जरूरी है। स्वच्छता, स्वच्छता रहेगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है कि नहीं? और शिक्षा, शिक्षा रहेगी, ज्ञान रहेगा, तभी ना आप आगे बढ़ोगे। हाँ, तीसरा चीज स्वावलंबन, हम किसी के ऊपर डिपेंड न रहे, हम सब काम स्वयं करने की कोशिश करें, अपना काम हम स्वयं करेंगे। ये सब करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे बच्चों। तो संत गाडगे बाबा क्या कहते थे लोगों से कि स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। आप लोग ने ये सुना ध्यान से। अभी मेरे दो प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। संत गाडगे बाबा का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? हेलो, आप लोग सुन रहे थे ना? संत गाडगे बाबा का जन्म कहाँ हुआ था? अमरावती जिले के अंजन गांव। हाँ, संत गाडगे बाबा लोगों को स्वच्छता का महत्व कैसे समझाते थे? कीर्तन करके। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। संत गाडगे बाबा लोगों से क्या कहते थे? स्वच्छता में रहो, स्वच्छता रखो। स्वच्छता, शिक्षा और स्वावलंबन, इनके बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती, है ना। ऐसे ही महाराष्ट्र के दूसरे संत हैं संत तुकडोजी महाराज। कौन है? संत तुकडो संत तुकडोजी महाराज। तुकडोजी महाराज का पूरा जीवन बेटा दीन दुखियों की सेवा में बीता। इनका भी जन्म
अमरावती जिले के यावली गांव में हुआ था। कहाँ पे? अमरावती जिले के, देखो यहाँ पे यौला जिला गांव है ना, उसमें हुआ था। दिख रहा है आप लोग को? यहाँ ये हाँ, इनका नाम था माणिक बांडोजी इंगले। इनका पूरा नाम था माणिक बांडोजी इंगले। ये देखो यहाँ पे आपको ये जंगल दिख रहा है बेटा? हाँ हाँ, ये यहाँ पे ही अपना अधिकतर समय यहीं पे बिताए। वहां पे योग किए, अध्यात्म की शिक्षा लिए, और यहीं रामटेक, सारबड़ी, रामदिघी, गोंडोड़ा के बीहड़ जंगलों में ही ये अपना अधिकतर समय बिताए। ये गीता में भक्ति और गीत नैतिक मूल्यों को ज्यादा शिक्षा देते थे। इन्होंने नागपुर में मोझली नामक गांव में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की थी बेटा। कौन से आश्रम का? गुरुकुंज नामक आश्रम था, उसका उन्होंने स्थापना की। आश्रम के प्रवेश द्वार पे उन्होंने एक चीज लिखा था कि इस मंदिर का द्वार, उन्होंने अपने आश्रम को मंदिर बताया था, और उसको बोला था इस मंदिर का द्वार सबके लिए खुला है, हर धर्म, जात, पंथ के व्यक्ति का यहाँ स्वागत है, कोई भी यहाँ पे आ जा सकता है, इसका ये सबके लिए खुला है। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने गुरुकुंज आश्रम में जाके इन्हें राष्ट्र संत की उपाधि दी। तो राष्ट्र संत की उपाधि इन्हें किसने दी थी बेटा? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने दिया था इन्हें? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें ये राष्ट्र संत की उपाधि दी थी। और इन्होंने स्वच्छता जो है इसको सभी को बताने के लिए गीता ग्रंथ नामक ग्रंथ लिखा था। गीता ग्रंथ, ग्राम गीता नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा था बेटा? ग्राम गीता। ग्राम गीता। हाँ, ये इसी के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के बारे में बताते थे। ये लोगों से कहते थे मिलकर करे ग्राम सफाई, नाली मोरी ठोर ठोर, जैसी हो सबकी सफाई, डगर डगर गली चारों ओर। देखो दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। मिलकर करे ग्राम सफाई, नाली मोरी ठोर ठोर, जैसी भी हो सबकी सफाई, डगर डगर गली चारों ओर। तो इस प्रकार से ये बोलते थे कि कोई भी चीज हो उसकी हमें सफाई करनी चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी होगा, चाहे गली हो या कुछ भी हो, उसकी हमें सफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो आप बताइए, अभी आप लोग कौन कौन से संतों में को स्वच्छता के बारे में बताया था, उनका नाम बताइए। संत गाडगे बाबा, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ तो बताइए? उनका जन्म अमरावती गांव में हुआ था। हाँ, ये ओले गांव में हुआ था। वेरी गुड। अच्छा, राष्ट्र संत की उपाधि इनको किसने दी थी बेटा? राष्ट्र संत की उपाधि इन्हें किसने दी थी? राष्ट्र संत राष्ट्रपति राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं दी थी। राष्ट्रपति राजेंद्र तुकडोजी महाराज ने किस ग्रंथ के माध्यम स्वच्छता का महत्व बताया था? क्या? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने किस ग्रंथ के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया है? ग्राम गीता। ग्राम गीता। हाँ, ये ग्रंथ उन्होंने लिखा था, इसी में उन्होंने स्वच्छता के बारे में सब चीज बताया था बेटा, है ना? अच्छा, आप लोग तो क्लास में जाते हो ना बेटा? यस सर। हाँ, जाते हो तो वहां पे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाती है, होती है कि नहीं? यस सर। आपस में होती है कि नहीं आप लोग की क्लास में? यस सर। हाँ, तो ये झगड़ी न हो इसके लिए आप लोग कुछ करते हो? यस सर। हाँ, क्या करते हो बताइए? हम दूसरों की सहायता करते हैं। हम ये हाँ, ऐसे ही अपने शाला में शांति दूत का दल तैयार करना चाहिए। शांति दूत में दोनों का बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए, लड़कों और लड़कियों का। ये शांति दूत क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के अगर किसी से झगड़ा हुआ या किसी बात का कुछ हुआ तो ये झगड़े का निपटारा करते हैं। उनसे पूछते हैं भाई किस लिए आप लोगों से झगड़ा हुआ,
क्यों कर रहे हो आप दोनों झगड़ा? तो ये झगड़े का जो निपटारा करेंगे कौन करेगा? शांति दूत। हर स्कूल में इन्हें होना चाहिए। इनका चुनाव कैसे करना चाहिए बेटा? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा दोस्त है तो इसका चुनाव कर लिया जाए, वो मुझसे झगड़ा हुआ तो उसको मैं नहीं चुनूंगी, इस प्रकार से नहीं। जो अच्छा कार्य करता होगा आपके शाला में उसी का हमें चुनाव करना चाहिए शांति दूत का। हमें दोनों तरह की बात सुनकर फिर जो हमें उसकी समस्या को सुलझाना चाहिए। वेरी गुड बेटा। हमें दोनों पक्षों की बातों को अच्छी तरह सुनना चाहिए और उनमें देखना चाहिए, तब निर्णय लेना चाहिए कि क्या हुआ, तो भाई इन दोनों में क्यों झगड़ा हुई। तो बिना, अगर शांति रहेगी तभी हम प्रगति कर सकते हैं। शांति नहीं रही तो कोई भी चीज हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ सार्वजनिक जीवन में भी हमें शांति की बहुत आवश्यकता है कि नहीं? शांति में हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, समाज में होने वाला शोषण रुक जाता। अगर शांति बनी रहेगी तो वहां पे विषमता नहीं होगी ना, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। सार्वजनिक जीवन में सभी लोग एक दूसरे का सहभाग देंगे। हाँ, तो इस प्रकार से हमें शांति का महत्व समझाकर और प्रत्यक्ष रूप से शांति, हाँ, शांति का उपयोग करके हम चाहे अपना परिवार में रहें, विद्यालय में रहे, सार्वजनिक जीवन में रहे, इस सब का वातावरण का पूरक हम तैयार कर सकते। कैसे करेंगे? शांति के द्वारा। अगर शांति नहीं रहेगी तो हम अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जगह जगह विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। हमें खुद भी शांति रहना चाहिए और दूसरों को भी शांति करना चाहिए। वेरी गुड। हमें स्वयं शांत रहेंगे तभी दूसरों का हम भला कर सकते हैं। अगर हम ही अशांत हैं, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की दुविधा चल रही है तो हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। शाबाश बेटा। तो इस प्रकार से हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं भी करें और दूसरों का भी हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में हम जानेंगे बेटा। ये क्या होता है? हमारे अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, अभी आप लोग को मैंने बताया ना, चीन है, यहाँ पाकिस्तान है, उस अफगानिस्तान, तो यहाँ पे तमाम प्रकार के झगड़े चलते रहते कि नहीं? हमारे घर में, समाज में, गली में जिस प्रकार के झगड़े चल रहे हैं, ऐसे दुनिया भर में भी स्वार्थ है, घृणा है, हिंसा जैसी महामारी है ना, इन सब से अशांति को दूर करने के लिए और शांति का दीप जलाने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का आयोजन किया जाता है। जैसे अभी मोदी और चीन में कितनी लड़ाई चल रही है। हाँ बेटा, तो हमें क्या होता है, देखो अभी एक जगह के लिए ही चीन सबसे संघर्ष कर रहा है ना आपस में, या पाकिस्तान आतंक बढ़ा रहा है, या जगह जगह किसी से मार झगड़े, अशांति, कोई कुछ उपद्रव कर दे रहे हैं, कहीं पे बम फोड़ दे रहे हैं या कुछ भी, तो इस प्रकार से अशांति हो जाती है। और इस अशांति, संघर्ष और आतंक, अशांति, इस दौर को, अमन को प्रचार करने के लिए शांति का रहना बहुत ही जरूरी है बेटा। हमें सबको खुश रखना चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वो हमारे देश के पहले वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो विश्व में शांति स्थापना करने के लिए बहुत ही प्रयत्न करते थे कि विश्व में शांति बने रहे। वो उनका पंचशील एक सिद्धांत था। वो कहते थे कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करना चाहिए, यानी उस राज्य का या उस देश की जो भी उसकी परिवार, जो भी त्योहार है या कुछ उसकी प्रभुत्ता है, उसको हमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। जैसे हमें दूसरे के घर में झांकना नहीं चाहिए, घर में क्या, हाँ, दूसरों की बातों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के करना चाहिए। हाँ बेटा, एक बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वेरी गुड, धोखा भी दे सकते हैं। हाँ, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई नहीं करना चाहिए, या छोटी सी बातों पे आक्रामक कार्रवाई करे, ये सब से हमें बचना चाहिए। समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना चाहिए। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर विश्वास रखना चाहिए। इसी के उद्देश्य को लेके सन 1982 को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना की गई। कभी की गई? सन 1982
1982 को ये शांति की अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना की गई। सन 1982 शुरू होकर 2001 तक सितंबर महीने तक ये था इसका नियम कि तीसरा जो हफ्ता आता है, अभी ये दूसरा हफ्ता चल रहा है, तीसरा हफ्ता में जो भी मंगलवार आएगा उस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन सन 2002 में इसके लिए 21 सितंबर का दिन घोषित किया गया। 1982 से 2001 तक तीसरा वो मंगलवार था कि हफ्ते का तीसरा मंगलवार जो रहेगा उस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाएंगे। लेकिन सन 2002 में क्या किया गया कि एक दिन फिक्स किया गया, एक दिन फिक्स किया गया। वो दिन कौन सा है बेटा? 21 सितंबर। ये दिन घोषित किया गया कि 21 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस का योजना किया गया। हाँ बेटा, ये दिन माना गया कि भाई अब ये अंतर्राष्ट्रीय शांतता दिवस हमारी रहेगी। और आज तक देखो कई देश है ना, और एक उस दूसरे दिन से हमारा ये दिन कभी नहीं बदला, हाँ, वैसे का वैसा ही है। तो ऐसे ही क्या है, एक दूसरे के दुश्मन सब बने रहते हैं। बदलते वक्त के साथ देशों के बीच युद्ध भी का खतरा बढ़ते जा रहा है, विभिन्न प्रकार की परिस्थिति भी निर्माण हो रही है। तो इसके लिए विश्व शांति दिवस ही इस पे लगाम लगा सकता है बेटा, नहीं तो ये रुकने का नाम नहीं लिया जाता है। अच्छा, ये चीज थी। तो इसका जो था मूल मंत्र कि भाई शांति का संदेश दुनिया कोने कोने में पहुंचाना हमें सभी लोगों को। तो किसकी बात है सब लोग ज्यादा मानते हैं? कोई साहित्यकार हो, कला का, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आप लोग नाम सुने हो ना? तो ये हाँ, सिनेमा के इन लोग, नहीं तो खेल जगत का कोई होगा, विराट कोहली हो गया, आपके धोनी हो गए, हाँ, वीरेंद्र सहवाग हो गया। सर हाँ बोलो बेटा। यदि हमारे देश खुद ही शांति रहेगी तो हमारे देश में कोई हमला नहीं कर सकता। तो अपना देश शांत रहेगा ना बेटा, हमें पूरा विश्व को शांत करना है। ये पृथ्वी पे जितने इस दुनिया को शांत करके अच्छे से उसको सिखाना है कैसे रहते हैं। तो इसके लिए जो ये सब विख्यात हस्तियां होती हैं, इनको शांति दूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से शांति बनी रहेगी तभी हमारा देश या कोई भी देश प्रगति कर सकता है ना। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो कहाँ से किसी चीज में बढ़ेंगे? हमारा देश खुद अच्छा हो तो तभी ना दूसरे देश आएंगे फिर बोलेंगे वाह ये देश कितना अच्छा है। देखो हमारे भारत देश का विदेशों में बहुत ही नाम लिया जाता है कि भाई भारत देश में संस्कृति बहुत ही अच्छी है। हमारे देश की संस्कृति विश्व में धर्म गुरु के नाम पे हमारा देश जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसको हमें करना है। तो इसके लिए हर साल विश्व शांति दिवस के मौके पे एक थीम चुनी जाती है। एक कोई, हाँ बोलो बेटा। सर पहले हमें अपने देश को अच्छे से रहना सिखा देंगे, फिर दूसरे देश भी हमारे, क्योंकि हमें ये तो दुनिया में चल रहा है जो कि दूसरों के निकल करना, तो निकल करके सब लोग शांति रह सकते हैं। हर साल ये एक थीम चुनी जाती है। सन 1982 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय राइट टू पीस ऑफ पीपल, यानी सभी को शांति कैसे मनुष्य रहेगा उसके बारे में सिखाया गया था। लेकिन इस साल जो थीम चुनी गई थी वो था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, यानी इसका मकसद था कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हो, बारिश कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, सुनते हो ना आप लोग? यस सर। ये पर्यावरण का खतरा बढ़ते जा रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया था। और इसके लिए इस बार इसका थीम चुना गया था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के दिन बेटा विभिन्न प्रकार की रैलियां निकाली जाती हैं लोगों को जागृत करने के लिए। ये रैलियों का मकसद यही रहता है कि लोग जागृत रहे और शांति बनाए रखे। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को न्यूयॉर्क, जो यहाँ का मेन मुख्यालय है इसका राष्ट्र संघ का, राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वहां पे सुबह 10 बजे घंटा बजाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? घंटा बजाया जाता है। अब ये घंटा भी जो है ना, इसकी भी कहानी अलग है। ये जो घंटा बना है, ये घंटा 60 देशों के सिक्कों द्वारा तैयार किया गया है।
अपने देश का सिक्का देखे हो ना आप लोग, यस सर। ऐसे ही 60 देशों का सिक्कों से ये तैयार किया गया था। और ये सिक्के जो हैं उससे ये घंटा तैयार हुआ और 21 सितंबर के दिन न्यूयॉर्क में 10 बजे ठीक 10 बजे घंटा बजाया जाता है ना बेटा। यस सर। हमारा परिवार हो, विद्यालय, समाज हो, सब जगह शांति स्थापित करने से बहुत से लाभ मिलते हैं। समाज में लोगों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता, लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल के, चाहे स्कूल हो, परिवार हो या समाज हो, सभी अगर यहाँ पे एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे उन्नति होती है, किसी भी चीज में आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बच्चे अपना मना रहे हैं ना, हाँ, त्योहार मना रहे हैं, यहाँ पे दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, तो ये शांति के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। अगर वो नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। और शांति, सर हमें हाँ, दूसरों की चिंता हमेशा करनी चाहिए। हाँ, हमें खुद की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम ठीक है या नहीं ठीक है, हमें हरदम दूसरों की चिंता करनी चाहिए। वेरी गुड। तो शांति बनी रहने से ही प्रगति होती है बेटा। किसी भी चीज में हम प्रगति कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार में हो, उद्योग में हो, कला में हो, साहित्य में हो, शिक्षण में हो, मनोरंजन में हो, या अपना ज्ञान विज्ञान में हो, तंत्र ज्ञान में हो, ये सब का भी हम विकास किससे कर सकते हैं, इसी शांति के द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो समझे आप लोग ये पाठ को? यस सर। तो हमने क्या क्या आज सीखा बेटा, बता सकते हो आप? इसमें हमने हम ये सीखे संतों के कार्य सीखे। 2 संतों ने किस प्रकार से हमारे स्वच्छता का और श्रमदान के बारे में बताया था, इसके बारे में सीखे। और क्या सीखे, शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती। हाँ बोलो, और एक बार वैसे क्वेश्चन बोलो बेटा। ये राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज जो थे, उनका हाँ। जन्म हुआ था अमरावती जिले में हुआ था बेटा, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को उनका जन्म हाँ हुआ था। हाँ बेटा, हाँ, ये ओला गांव है उनका। अच्छा, तो ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझे हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं आप लोग से? यस सर। हाँ, चलो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 1982 को। ये तो स्थापना हुई थी 21 सितंबर को। हाँ, यही इसी महीने में 21 तारीख आएगी तो हम मनाएंगे इसको। अच्छा ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के दिन कितने बजे घंटा बजाया जाता है? 10 बजे। 10 बजे। 10 बजे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने देश के लोगों द्वारा दिए गए सिक्कों से घंटा तैयार हुआ था? 60 देशों के लिए। वेरी गुड बेटा। शांति बने रहने पर किन क्षेत्रों में विकास करने का अवसर मिलता है, आप बताइए। सहयोग, शिक्षा, कला, शिष्ट, मनोरंजन, विज्ञान, शोध क्षेत्रों में विकास करने का अवसर मिलता है। वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हम लोग ने आज ये पाठ अच्छी तरह से, अब मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हो। अगला पाठ अगले दिन मिलेंगे। ओके बेटा, यस सर। थैंक यू।